Okay, then let's start with Let's Crack. Hello everyone, this is Saurabh Prapyar एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑलरेडी इसके ऊपर 7 क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं, 7 क्लासेस कंप्लीट ऑन दिस टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो एचपी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आप लोगों का जो एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम है जो आप लोगों का होने वाला है हाल ही में, लास्ट वीक इसके बारे में न्यूज़ आ चुकी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी हैं। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक फ्री कोर्स करवा रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। इसमें आप लोगों का जो अभी 7 क्लासेस हो गई हैं जिसमें आप लोगों ने पॉलिटी के ऊपर पढ़ा है, कल से आप लोगों को कुछ और क्लासेस इसके ऊपर फ्री मिलेंगी। तो आप लोगों का कंप्लीट कोर्स मैं इसके ऊपर करवा दूंगा। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पेड कोर्स लेना चाहता है इसके ऊपर, तो वो मुझसे सुजेशन ले सकता है कि कहाँ से लें और कैसे लें। तो आप लोगों को मैं एक बेस्ट इंस्टीट्यूट दे दूँगा, बता दूँगा, ऑनलाइन कोर्स उनका चला हुआ है। तो फीस है 2000 रुपीज़। आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये कोर्स है। तो आप लोग यहाँ से भी अपने एग्ज़ाम्स की 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को करवाऊँगा। और एक गारंटीड बैच रहते हैं मेरे हर एक, जो भी आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए। और ये बैच आप लोगों का स्पेशली नॉट फॉर एग्जीक्यूटिव एंड तहसील वेलफेयर, इसके अलावा जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम है, चाहे वो आप लोगों का एलाइड का जो आने वाला है उसके लिए बेनिफिशियल है। आप लोगों के जो एच वगैरह हैं उनमें भी आप लोगों को बेनिफिट होगा। प्री लेवल में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट देगा, बिकॉज़ ये जो आप लोगों का लेवल है ये बेसिक टू हाई लेवल में सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ। और साथ में टीजीटी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, कमीशन वाले, वो भी स्टूडेंट इस बैच को ज़रूर सुनिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड है टीजीटी कमीशन में तो वो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कर सकता है इस बैच को उन स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जब तक उनका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं इस बैच को कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद कमीशन जेवीटी वाले स्टूडेंट, क्लर्क वाले हैं जो भी एचपी ट्रिपल एसबी वाले, वो भी कर सकते हैं। और अगर इनके ऊपर अगर आप लोगों ने कोई बैच परचेज़ करना है तो वो मैं आप लोगों को सुजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बैच लगा चुका हूँ। आप लोगों का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एक मैंने बैच कंप्लीट किया है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का भी मैंने बैच कंप्लीट किया है। और लास्ट ईयर मैंने एचपी टेट वालों को भी पढ़ाया है, जिसमें आप लोगों का टेट आर्ट्स और उसमें बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, उनको मैंने टीजीटी आर्ट्स की कोचिंग भी दी है, इसी सेशन में दी है। और टीजीटी कमीशन भी लास्ट ईयर मैंने करवाया था, उसमें भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। बट ये जो बैच चलेंगे आप लोगों के, ये मैं फ्री करवा रहा हूँ फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर। तो जो दूसरा चैनल है हमारा, वहाँ से आप लोग पेड कोर्स खरीद सकते हैं उनके पूरे पूरे। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एट 350 947171, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से मैं आप लोगों को पूरी एक सजेशन दे सकता हूँ कि कहाँ से आप लोगों ने कोर्स लेना है, किस तरह आप लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, और साथ में अगर इन एग्ज़ाम्स के आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। बट पेड कोर्स रहते, पेड नोट्स रहेंगे, वो मेरे अपने पर्सनली नोट्स रहते हैं जिनके काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट बच्चों को देखने को मिले हैं। सिर्फ आज की क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करूंगा, इसके बाद की जितनी भी क्लासेस होंगी वो डायरेक्ट आप लोगों के टॉपिक के ऊपर होंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट ने। तो इनके ऊपर पेड कोर्सेज तो नहीं है मेरे पास, बट इनके पेड नोट्स हैं मेरे पास। 1000 में आप लोगों को मैं कंप्लीट नोट्स दे सकता हूँ आप लोगों के एचपी एग्जीक्यूटिव और तहसील वेलफेयर। और अगर कोई और एग्ज़ाम है आपका कमीशन में, मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के नोट्स नहीं दे सकता हूँ। बट साइकोलॉजी की क्लास आप लोगों की 8 बजे इवनिंग में होती है इसी चैनल के ऊपर, तो आप लोग वो देख सकते हैं। डेली के 10 to 20 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे से पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो मेरे पास 2 कोर्स चले हैं। एक तो आप लोगों का JOIT और कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका कंप्लीट बैच चला हुआ है हमारा। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑफ हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट निकली है वहाँ से आप लोग कंप्लीट एक बैच ले सकते हैं मेरा। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर वालों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और JOIT वालों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा इस टाइम कोई भी आप लोग मॉक टेस्ट या मॉक सीरीज़ मत खरीदना, मार्केट में जो भी आप लोगों को अवेलेबल है उनसे बेटर आप लोगों को मैं मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और एग्ज़ाम में देखना सेम क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। उससे अलावा आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से कोई भी एग्ज़ाम से क्वेरी चाहिए किसी भी तरह की, तो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, कॉलिंग
ना ही करें तो अच्छा है, व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा बेटर है। कॉलिंग के लिए थोड़ा टाइम कम होता है बिकॉज क्लासेस होती हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा लेट्स क्रैक को प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों के लिए ये बेनिफिट रहेगा। तो ऑलरेडी इतना सारा कॉन्सेप्ट जो हमारा है, जिनको मैं स्लाइड में आगे कर रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर। फंडामेंटल राइट आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 12 to 35 तक आप लोगों के डिस्कशन होंगे। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट है जो आप लोगों का, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट इसके ऊपर बनता है, तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप लोगों का फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए गए हैं आप लोगों के यूएसए से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 तक हम बात करेंगे और भाग 3 आज हमारा है, जिसे कहा गया है मौलिक फंडामेंटल राइट्स आप लोगों के, ठीक है। इसी के ऊपर हमारी आज की पूरी बात रहेगी। अब आप लोगों से पहला क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, बेसिक नेसेसरी। आप लोग अगर भारत के नागरिक हैं तो आप लोगों को, अगर आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या आप किसी भी कंट्री से हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये क्यों होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट आप लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसका क्या आप लोगों की लाइफ में इसका मायना, या आप लोगों की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो वाई फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे आप हैं या मैं हैं, कोई और भी आप लोगों का है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो फंडामेंटल हमारे कुछ एक राइट हैं जो कि हमारे बेसिक राइट हैं, ठीक है। इनसे हमें कोई भी वंचित नहीं रख सकता है, किसी में भी इतना अधिकार नहीं है कि आप लोगों के वो फंडामेंटल राइट्स को छीन सके, ठीक है। मौलिक अधिकार किस लिए काम आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, कोई भी बेसिक पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को पता है सरकार की मनमानी को रोकने के लिए भी आप लोगों को मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर सके, वो अपनी मर्जी से कार्य ना कर सके, अगर वो जनता के हित में नहीं है, तब भी आप लोग अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंशनल केस है जहाँ पे आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उनको छीना जा सकता है। जैसे आप लोगों के इमरजेंसी में, आपातकाल जो आप लोगों का होता है, वहाँ पे आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको छीना जा सकता है। अब इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी कारण अगर आप लोगों का आपातकाल नहीं है, एक बिल्कुल नेचर मोड पे चले हैं हम लोग, वहाँ पे अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कोई हनन करता है या किसी भी तरह का कोई आप लोगों का इफेक्ट होता है आप लोगों के फंडामेंटल राइट का, तो आप कहाँ पे अपनी अर्जी, आप कहाँ पे गुहार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए। अब इसके बाद आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट की पहली मांग भारत में किसके द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन करते रहना। जो जो चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को फॉलो करोगे तो आप लोग सक्सेस को जल्दी हासिल कर लोगे, ठीक है। रिजल्ट आप लोगों को उस दिन मिलेगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के निकलोगे बाहर, उस दिन याद आएंगी मेरी एक एक बात। बट आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे इन कोर्सेज या मेरी क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा सिंपल सी एक बात, इसको प्लीज़ अपने आप में रखिए अपने पास कि आप लोग मेरे लेक्चर सुनिए सिंपल। उसके बाद इसी लेक्चर का आप लोगों के पास कोई भी जीके की बुक होगी उसको निकालना और उसी से ये चैप्टर पढ़ना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप लोगों के पास किसी तरह के एमसीक्यूज़ बुक है तो सेम इसी चैप्टर के आप लोग एमसीक्यूज़ निकाल लेना। तो आप लोगों के मैं श्योरिटी दूंगा 98% आप लोगों के क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगर बुक नहीं है तो गूगल से सर्च कर लीजिए, बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का ज़रूर निकलेगा इन सब लेक्चर्स के द्वारा। बट आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ से आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो बात करते हैं टॉपिक की, फंडामेंटल राइट की। तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वर्बल और ऑरल का, ठीक है। तो वर्बली जो आप लोगों की डिमांड की गई थी भारत में, वो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट। तो आप लोग एनी बेसेंट को जानते हैं, कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो एनी बेसेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप लोग जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी, ठीक है। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तो वर्बली होगी, आप लोगों से रिटर्न डिमांड किसके द्वारा की गई थी या ऑफिशियली डिमांड औपचारिक और लिखित रूप में कब की गई थी। तो याद रखना औपचारिक रूप में या लिखित रूप में आप लोगों की गई थी 1928 में आप लोगों के जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी द्वारा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम रखा गया था नेहरू रिपोर्ट। उसी में इन्होंने फर्स्ट टाइम रिटर्नली
इसकी डिमांड की थी कि हमें फंडामेंटल राइट की ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी कांग्रेस के अधिवेशन में क्या फंडामेंटल राइट की आप लोगों की डिमांड की गई थी, तो आप लोगों ने याद रखना है 1931 में जो आप लोगों का कराची सेशन हुआ था, 1931 में आप लोगों का एक सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसका नाम था कराची सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस ने रेज की थी यहाँ पे मांग कि हमें फंडामेंटल राइट की ज़रूरत है। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये भी बनता है कि कराची सेशन कब हुआ था, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है 1931 में हुआ था। और ये इसके चेयरमैन कौन थे, तो पटेल जी थे इनके चेयरमैन उस टाइम, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय इसके चेयरमैन। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी ने इसकी कब की थी, तो 1931 में ही आप लोगों के जो महात्मा गांधी हैं इनके द्वारा भी आप लोगों के फंडामेंटल राइट की डिमांड की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो याद रखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों की हुई थी, वहाँ पे इनके द्वारा इसकी डिमांड की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कि इनके द्वारा संविधानिक जो आप लोगों के अधिकार थे, जो भी भारतीय संविधान में दिए जाने वाले अधिकार थे, ठीक है, इन्होंने इसको किस कमेटी को सौंपा था काम, तो ध्यान रखना 1945 में जो आप लोगों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके द्वारा, ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया जिस कमेटी का नाम था तेज बहादुर। ठीक है, ठीक है, तेज बहादुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसको नाम दिया गया था सप्रू कमेटी। ठीक है, ध्यान रखना तेज बहादुर की अध्यक्षता में इन्होंने एक बनाई थी कमेटी जिसको नाम दिया था सप्रू कमेटी। ठीक है, इसी को इन्होंने एक काम सौंपा था, ठीक है, कि भारतीय संविधान में कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिसमें उन्होंने ये काम सौंपा था कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है कि सप्रू कमेटी के अंतर्गत आप लोगों के दो तरह के अधिकार दिए गए थे। एक ऐसे अधिकार जिनको छीना ना जा सके, ठीक है, जिनको किसी भी नागरिक से छीना ना जा सके, और दूसरे ऐसे थे जिनको छीना भी जा सकता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि एक ऐसे अधिकार होते हैं जिनको छीनने के लिए हम सीधा कोर्ट में जाएंगे, वही आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इसके अंतर्गत हम सीधा कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कौन से अधिकार थे हमारे जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल आप लोगों के राइट्स। फंडामेंटल राइट है, अगर इनका हनन होता है आप लोगों के अधिकारों का, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद ऐसे अधिकार जिनको छीनने पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 4 में आएंगे आप लोगों के, जिनके बारे में हम आगे के किसी क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 4 में, जो आप लोगों के कौन से हैं। तो ध्यान रखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले अधिकार जो आप लोगों के हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप लोगों के अधिकार हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इन्हें कहा जाता है हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि इन अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखना इनको लिया गया है आयरलैंड से। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में ये इंट्रोड्यूस होते हैं आप लोगों के, तो 36 से 51 तक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की रहेगी। तो बात करेंगे हम सीधा फंडामेंटल राइट के ऊपर। इसके कुछ बेसिक सी आप लोगों की बातें हैं जो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जहाँ से ये पूरी आप लोगों की कहानी शुरू होगी। तो फंडामेंटल राइट हम बात करेंगे 12 से 35 तक। तो इसमें आप लोगों के सिंपल याद रखना कि आप लोगों के पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आप लोगों के। कौन कौन से, द फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वलिटी, जो आप लोगों का समानता का अधिकार होता है, इसको डिस्कशन करेंगे हम 14 to 18 आर्टिकल के अंतर्गत। राइट टू फ्रीडम, आप लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार 13 to 22 के अंतर्गत आप लोगों का चलेगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आप लोगों का होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आप लोगों के 23 से 24 के अंतर्गत आप लोगों के चलेंगे। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है राइट टू फ्रीडम रिलीजन, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो आप लोगों का 25 से 28 तक चलेगा। इसी तरह आप लोगों के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आप लोगों के, तो ये आप लोगों के 29 से 30 तक चलेंगे। और इसके बाद आप लोगों का आएगा आर्टिकल
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप लोगों का आर्टिकल 32 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज हम पूरी एक तरह से बात करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर हम बात करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बात होगी राइट टू इक्वलिटी के ऊपर, कि राइट टू इक्वलिटी आप लोगों की क्या है, किस तरह के इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो समानता का अधिकार है, इसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, जो मैंने आप लोगों को आर्टिकल 12 में बताया था कुछ एक बातें, जहां से आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए। अनुच्छेद 12 में आप लोगों का क्या डिस्कशन किया गया है, जो आप लोगों का आर्टिकल 12 है, ठीक है, अनुच्छेद 12, इसमें आप लोगों की डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, इसमें बात की गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है, इसका मतलब सीधा आप लोगों की केंद्र और राज्य सरकार के साथ है। आप लोगों को मैंने बीच में एक बात बताई थी आर्टिकल 13 के बारे में, जो आप लोगों ने पढ़ा था। पार्टी जो आप लोगों का पार्लियामेंट होता है, इसके पास एक राइट है कि ये अमेंडमेंट कर सकता है आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, कि जो आप लोगों की संसद है, इसे अधिकार है कि वो आपके मौलिक अधिकारों की मूल संरचना जो आप लोगों की होती है, उसमें परिवर्तन किए बिना ही इसमें आप लोगों की क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है, जो आपका बात हुई थी आर्टिकल 13 के बीच में, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना था, जो हमने पीछे पढ़ा था आप लोगों का। अभी संसद का जो अधिकार आप लोगों को मैंने बताया था कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट बट विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना वो इसमें क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि जो आप लोगों का मूल संरचना होती है आप लोगों के मौलिक अधिकारों की, इसमें वो किसी भी तरह का परिवर्तन किए बिना इसको संशोधित कर सकता है। तो बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है, तो याद रखना आप लोगों ने राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, सॉरी, आर्टिकल हमारा 14 जो है, इसके बारे में हमने बात करनी है। आर्टिकल 14 टू 18 आप लोगों का फर्स्ट आएगा इसमें राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आप लोगों का यहाँ पे क्या कहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 14 की बात करेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसे कहा गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने सुना होगा CAB, कैब, जो आप लोगों का सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें कहा गया था कि विपक्ष ने ऐसा क्यों कहा कि ये आप लोगों के आर्टिकल 14 को ये क्या कर रहा है, ये सीधा उसका हनन कर रहा है, क्योंकि ये स्पेशली एक ही जाति जो आप लोगों की मुस्लिम जाति है, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। इस कारण उन्होंने बात की थी यहाँ पे आर्टिकल 14 की। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि आर्टिकल 14 आप लोगों का क्या कहता है। आर्टिकल 14 आप लोगों का सिंपल सी बात कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, की विधि के समक्ष समानता, कि कानून की नज़र में सभी एक समान है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। बट इसमें आप लोगों का एक एक्सेप्शनल केस आता है, जिसमें आप लोगों का द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होती है, उनके लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि इन सबसे ऊपर बढ़कर है, और आप लोगों के जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 361 में कहा गया है कि कानून की नज़रों में इनको ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, ना इनको आप लोग किस में ले जा सकते हैं, ना ही इनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नर और आप लोगों के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इसमें कहा गया है कि इनके अगेंस्ट आप लोग किसी भी तरह का कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ना आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। आप लोगों के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति हैं, और साथ में ही गवर्नर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा न्यायालय में नहीं चलेगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी लोग हैं, हम आप लोग इन दोनों के अलावा, वो आप लोगों के कानून के समक्ष बिल्कुल एक सम्मान है, उनका कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 आप लोगों से सीधी बात कह रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा आप लोगों के धर्म के आधार पर, आप लोगों की जाति के आधार पर, आप लोगों के नस्ल के आधार पर, या आप लोगों के
मूल वंश के आधार पर, आप लोगों की लिंग के आधार पर किसी तरह का नहीं होगा, और आप लोगों के बर्थ प्लेस के ऊपर किसी भी तरह का आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 में इसके बारे में कहा गया है कि आप लोग किसी भी तरह से धर्म, जाति, मूल वंश, आप लोगों का लिंग और आप लोगों के जन्म स्थान के आधार पर किसी भी इंसान के साथ आप क्या नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 16 आप लोगों का यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी के लिए अवसर की जो समानता होगी वो बिल्कुल एक समान होगी। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, कि किसी भी इंसान के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी इंसानों को, जितने भी मानव जाति है, सबको एक सम्मान आप लोगों का दिया जाएगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, सबको अधिकार है कि वो अपने, जैसे जॉब वगैरह की बात की जाए तो सभी को एक तरह से अधिकार होता है कि वो हर एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो उसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे एक सबको एक सम्मान रखा जाता है। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस आता है। आर्टिकल, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत, आर्टिकल 16(4) आप लोगों का कहता है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ SC एंड STs, ठीक है, जो आपके शेड्यूल कास्ट और आप लोगों के शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बारे में जो आप लोगों का आर्टिकल 16(4) है वो ये कहता है कि इनके लिए एक रिजर्वेशन रखी गई है। बट वो रिजर्वेशन किस रूप में रखी है आप लोगों को बताने चाहेंगे। बताया गया था कि 10 वर्ष के लिए सामाजिक रूप से जो आप लोगों के शोषित वर्ग हैं उनके लिए ये रखा गया है। किस रूप में? सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से जो आप लोगों के शोषित वर्ग हैं उनके लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सामाजिक की बात की गई है, आर्थिक की बात नहीं की गई है। तो जो कहते हैं ना आर्थिक के ठीक है, आर्थिक के अधिकार पे आप लोगों को यहाँ पे कहने की मतलब नहीं बनेगा। तो याद रखना 10 साल के लिए सामाजिक वर्ग में जो भी लोग होंगे अगर वो किसी भी तरह से पिछड़े हुए या शोषित लोग हैं उनको आर्टिकल 16(4) में ये कहा गया है कि उनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन रखी गई है जो आप लोगों की आर्टिकल 16(4) में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 16 भाग 4 में। आगे है आप लोगों का आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आप लोगों का यहाँ पे कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है कि अस्पृश्यता का अंत का मतलब ये है कि आप इसमें ये भी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो ये वाला है आप लोगों का आर्टिकल, इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें जो आप लोगों के संसद है वो किसी भी तरह का इसमें संशोधन नहीं कर सकता है और ना ही ये संविधान से हटता है। तो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें है कोई भी संशोधन नहीं कर सकते और ना इसको संविधान से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 17 है जो कि कहा गया है कि अस्पृश्यता का इसमें अंत किया गया है, जिसमें आप लोग ना तो किसी तरह का कोई संशोधन कर सकते हैं और ना ही किसी तरह से इसको संविधान से हटा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 18 या आर्टिकल 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। यहाँ पे बात की गई है उपाधियों के अंत के बारे में। उपाधियों का अंत, तो जितनी भी आप लोगों की उपाधियां होती हैं वो आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं किसी भी तरह की उपाधि। जैसे आप लोग लगा लेते हो इंजीनियर, कई लगा लेते हैं कुछ और। सिर्फ 2 ही ऐसी उपाधियां हैं जिनके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज डायरेक्टरेट जो आप लोगों की होती है डॉक्टरेट की, डॉक्टरेट की, और आप लोगों के जो डिफेंस के पर्सन होते हैं। ठीक है, डॉक्टरेट और आप लोगों की एक डिफेंस है जिनके ऑफिसर ही अपने नाम के आगे लगा सकते हैं अपनी उपाधि को। इनके अलावा कोई भी अपने नाम के आगे किसी भी तरह की उपाधि नहीं लगा सकता है। डॉक्टरेट वाले आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे। लेफ्टिनेंट जो आप लोगों के होते हैं डिफेंस में, कोई कैप्टन होता है, कोई आप लोगों के, ये सारे जितने भी ब्रिगेडियर वगैरह, सिर्फ इन 2 को ही अधिकार है कि ये अपने नाम के आगे अपनी उपाधि को लगा सकते हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, चाहे उसने जो कुछ भी किया हो हासिल अपनी ज़िंदगी में, वो कभी अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे आर्टिकल
19 to 22 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आप लोगों के राइट टू फ्रीडम के बारे में, ठीक है, जो आप लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी आप लोगों को 5 और यहाँ पे स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत आप लोगों को कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप लोगों को बोलने की या आप लोगों के वाक की स्वतंत्रता, बोलने और वाक की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, इसमें आप लोगों को 2-3 और चीज़ों की बात रखना। एक तो आप लोगों का फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, ठीक है, कुछ भी छापने की। और इसके बाद फ्लैग होस्टिंग, फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग, किसी को भी झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। ये भी आप लोगों ने दोनों बातें याद रखनी है। इसके बाद आर्टिकल 19(2) है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को कहा गया है फ्रीडम टू कंडक्ट अ मीटिंग, आप किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग या सम्मेलन शांतिपूर्वक रूप से कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों से कहा गया है कॉन्फ्रेंस पीसफुली विदाउट आर्म, तो आप बिना किसी आर्म के आप लोग अपनी शांतिपूर्ण जो भी आप लोगों का सम्मेलन होगा उसको निशस्त्र रूप में अटेंड कर सकते हैं और उसको आप लोग ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आर्टिकल 19(3) आप लोगों से कह रहा है फ्रीडम टू मेक यूनियन, तो फ्रीडम टू मेक यूनियन का मतलब होता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप लोगों को संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत दी गई है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद आप लोगों का आर्टिकल 19(4) है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को कहा गया है फ्रीडम टू रोम एनीवेयर। इसका मतलब है कि भारत में आप लोगों को कहीं भी विचरण करने की या घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी कोने में आप लोगों को विचरण या घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19(5) फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, कि आपको स्वतंत्रता है भारत के किसी भी कोने में रहने की। तो आज हमने जो बात की है ये इसी के ऊपर की है। तो लास्ट आप लोगों का आर्टिकल 19(5) था, जिसमें आप लोगों को ये कहा गया है कि आप भारत के किसी भी कोने, किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गांव में रह सकते हैं, आपको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। और आप लोगों की आज होगी रात 9 बजे साइकोलॉजी की क्लास और मॉर्निंग 9 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लास। तो स्टूडेंट फ्री फ़ायदा उठा सकते हैं इन क्लासेस का। और आप लोगों को ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, आप लोगों ने अगर इनके रिलेटेड कोई भी बैच परचेज़ करना है तो आप लोग प्लीज़ इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 947171, ठीक है, 8350947171। इसके ऊपर मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को मैं बता दूंगा कहाँ से आप लोगों को कोर्स मिलेगा और कैसा आप लोगों का कोर्स रहेगा, फीस स्ट्रक्चर वगैरह। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। धन्यवाद।